नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी की एंट्री की, बीजेपी के लिए खतरा बने खड़गे की, बात करेंगे बृजभूषण के खिलाफ पुलिस के एक्शन की, साथ ही जानेंगे कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा जोरदार झटका, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बड़े बयान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का बड़ा दावा, कर्नाटक में नहीं चलेगा मोदी फैक्टर, कांग्रेस जीतेगी 140 से ज्यादा सीटें। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने किया बजरंगबली का अपमान, राहुल की गारंटी पर किसी को नहीं है भरोसा। इंडियन आर्मी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के ऑपरेशंस पर 1 महीने के लिए लगाई रोक, बढ़ते क्रैश को लेकर किया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे, राजौरी और पुंछ में चल रहे इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस की करेंगे समीक्षा, मुठभेड़ में 5 जवान हो चुके हैं शहीद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी खास रहा। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने रोड शो और जनसभाएं की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की कर्नाटक चुनाव में एंट्री हो गई। सोनिया ने हुबली में जगदीश शेट्टार के लिए वोट मांगे, तो क्या कहा सोनिया गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी 4 साल बाद चुनावी रैली में उतरी, और इसके लिए उन्होंने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने हुबली को चुना। सोनिया गांधी ने अपनी अंतिम चुनावी सभा 2 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में की थी, जहां से वो खुद चुनाव लड़ी थी। चुनावों से अलग उनकी आखिरी रैली 14 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी, जहां उन्होंने भारत बचाओ रैली में भाषण दिया था। उसके बाद से ही सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव मैदान में वो भी उतर गईं। रैली में सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। सोनिया ने कर्नाटक की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 1978 में जब हमारे परिवार पर मुश्किल आई, तो 1978 में यहाँ के लोगों ने हमारा साथ दिया। इंदिरा गांधी यहाँ चिकमंगलुरु से चुनाव जीती। 24 साल पहले मुझे भी यहाँ के लोगों का प्यार मिला और बेल्लारी से जीत दिलाई। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। 2018 में कर्नाटक के लोगों ने इन्हें सत्ता नहीं सौंपी थी, लेकिन इन्होंने लूट कर सरकार बना ली। अब यह 40% की सरकार चल रही है। ये लोग अब किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में समझते हैं। क्या किसी सरकार ने इस तरह की मनमानी आज तक की है? क्या आप लोगों ने ऐसे देखा है? क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? ये लोग खुलेआम धमकी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीती तो मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोग लालची और डरपोक नहीं हैं। वो 10 मई को आपको बताएंगे कि कर्नाटक के लोग किस मिट्टी के बने हैं। सोनिया गांधी की इस चुनावी हुंकार से बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है। परेशानी तो खड़गे ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी है। कर्नाटक में विवादित बयानों के बाद नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि बीजेपी नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की जान लेना चाहता है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। तो कैसे आज कर्नाटक में चले आरोप प्रत्यारोप के तीर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने आज बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो क्लिप सुनाई। उन्होंने दावा किया कि इसमें सुनाई गई आवाज कर्नाटक के चितपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर की है। क्लिप में खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की बात कही जा रही है। सुरजेवाला बोले, मणिकांत राठौर पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का करीबी है। सुरजेवाला ने कहा, मुझे पता है कि प्रधानमंत्री इस पर मौन बने रहेंगे और कर्नाटक की पुलिस व चुनाव आयोग भी, लेकिन कर्नाटक के लोग मौन नहीं रह सकते और वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुरजेवाला ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब जान लेने पर उतर आई है। वहीं आज राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। बेलगावी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री आतंकवाद की बात करते हैं, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मारा है। आतंकवाद क्या होता है, क्या करता है, इस बात को प्रधानमंत्री से बेहतर मैं समझता हूं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कर्नाटक के लोगों से कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादे पूरे किए जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। प्रचार के आखिरी वक्त में पीएम मोदी का बेंगलुरु में 2 दिन का रोड शो भी शुरू हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, ये करीब 4.5 घंटे में पूरा हुआ। आज रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए, तो वहीं कर्नाटक के बदामी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। चिंता तो मणिपुर के हालात ने भी सरकार की बढ़ा रखी है। मणिपुर में मैतेई आरक्षण विवाद को लेकर बुधवार को हुए टकराव में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के 1100 लोगों ने असम में शरण ले रखी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में सड़क पर सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ गई है। जगह जगह भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। इससे पहले 3 मई से आदिवासी एकता मार्च के बाद 2 समुदायों में टकराव शुरू हो गया था, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 जवानों को राज्य में तैनात किया गया है। मुश्किल इलाकों में फंसे 13,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर शिविरों में पहुंचा दिया गया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि चुराचांदपुर, कांगपोकपी, मोरे और कांगचिंग में हालात अब पूरी तरह से काबू में है। इम्फाल घाटी में भी स्थिति सुधर रही है। जनजीवन सामान्य होने लगा है। शनिवार को यहां दुकानें और बाजार फिर से खुल गए। लोगों ने खरीदारी की, सड़कों पर वाहन भी चलने लगे हैं। सुरक्षा बलों ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया है। दरअसल ये टकराव आदिवासी और मणिपुर की बहुसंख्यक आबादी वाले मैतेई समुदाय के बीच हुआ है। मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा मैतेई समुदाय का है। इसकी ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एसटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उसे वापस एसटी लिस्ट में शामिल किया गया। मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे, जिसके खिलाफ 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने चुराचांदपुर के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच टकराव भी हो गया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैन कर दिया गया, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। मणिपुर को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, तो वहीं पहलवानों ने दिल्ली में बीजेपी सांसद की घेराबंदी कर रखी है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज 14वें दिन भी जारी रहा। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस ने 7 पीड़ित पहलवानों के बयान दर्ज किए। ऐसे में अब बृजभूषण पर भी दिल्ली पुलिस कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 14वें दिन भी जारी है। बृजभूषण के खिलाफ 10 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इन 2 एफआईआर में क्या क्या दर्ज है, उसकी कुछ बातें सामने आई है, जिसमें बृजभूषण के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें फिजिकल टच, टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में से 2 ने ऐसी शिकायतें पुलिस से की है। हालांकि बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। पहलवानों से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं। आपको बता दें कि उनके वकील की मौजूदगी में ये बयान नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किए गए। सूत्रों के अनुसार इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन छेड़छाड़ की तारीख किसी भी पहलवान को याद नहीं है। पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस बार रेसलर्स बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब रेसलर्स की याचिका को ये कहते हुए बंद कर दिया कि उनके केस दर्ज करने की मांग पूरी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ने पर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं इस मामले पर आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो मांग थी उसे पूरा किया जा चुका है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले पर अभी तक पीएम मोदी ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। 14वें दिन भी पीएम मोदी की खामोशी पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। पहलवानों का धरना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। मुसीबत तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पर टूट पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीपक जोशी को मनाने की कोशिश पूरी पार्टी ने की, लेकिन वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कैलाश जोशी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ गायब कर दिया है, इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ हूं। पार्टी छोड़ने से पहले मैंने बीजेपी नेताओं से कुछ सवाल किए, लेकिन किसी ने उनका निराकरण नहीं किया। मेरी विरासत ईमानदारी की है, उस पर मैं चलूंगा और निरंतर रहूंगा। शिवराज सिंह भले ही छोटा भाई मानते हो, लेकिन वो मेरे बड़े भाई कभी नहीं है। बहुत बदल गए हैं, उनको जिस प्रकार का काम करना चाहिए वो उस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान दीपक जोशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मेरी पत्नी की जान शिवराज की जिद के चलते गई। शिवराज के कारण ही मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने पर एम्बुलेंस नहीं मिली, क्योंकि शिवराज को देवास के डीएम का आदेश था कि मुझसे फोन पर बात नहीं करनी है। जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बुधनी से टिकट देगी तो वो बुधनी से चुनाव लड़ने को तैयार है। बुधनी सीट से सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। पार्टी से नाराज चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को कांग्रेस में आने का न्योता दिया गया है। अनूप मिश्रा ग्वालियर से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट से सिंधिया समर्थक को टिकट दिया जाना तय माना जा रहा है और अनूप मिश्रा साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष के न्योते के बाद इस बात की संभावना है कि वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को जोरदार झटका लगा है। झटका तो महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार को भी लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेकर पार्टी के अंदर मची खलबली को शांत कर दिया, लेकिन जब शुक्रवार को पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके भतीजे अजीत पवार मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार के इस्तीफे वापसी के फैसले से शायद पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था तो उसका समर्थन सिर्फ अजीत पवार ने ही किया था। लेकिन जब कल शरद पवार ने मीडिया के सामने अपने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त अजीत पवार की गैर मौजूदगी को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो शरद पवार ने कहा कि और लोग तो हैं। अब शरद पवार की इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जाने लगा है कि समिति की बैठक में उनके इस्तीफे को नामंजूर करने के बाद भले ही शायद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने की बात को वापस ले लिया हो, लेकिन एनसीपी की अंदरूनी कलह अभी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पिछले मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करके महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी। करीब 3 दिनों तक चले मंथन के बाद शुक्रवार को शरद पवार की ओर से बनाई गई समिति की बैठक हुई थी। इसमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल को सदस्य बनाया गया था। इस बैठक में सर्वसम्मति से शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया। अब समिति के फैसले के बाद अजीत पवार की गैर हाजिरी से एनसीपी में नई हलचल देखी जा रही है। उधर अजीत पवार ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार की इस घोषणा का स्वागत किया कि वो पार्टी पद से हटने के अपने फैसले को वापस ले रहे हैं। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपस्थित रहे अजीत पवार ने कहा कि उनके चाचा के सकारात्मक फैसले ने संगठन में हर किसी को ऊर्जा से भर दिया है, लेकिन इससे उनके अरमानों पर पानी जरूर फिर गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में फिर कुछ नया हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात चीफ जस्टिस के बड़े बयान की। सोशल मीडिया को लेकर चीफ जस्टिस ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आज जज के रूप में हमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम सोशल मीडिया के दौर में काम कर रहे हैं। कोर्ट में हम जो भी कहते हैं वो एक एक शब्द सार्वजनिक बहस के लिए मौजूद है। और क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाता है, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इसे लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज जज के रूप में हमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। हम सोशल मीडिया के दौर में काम कर रहे हैं। कोर्ट में हम जो भी कहते हैं वो एक एक शब्द सार्वजनिक बहस के लिए मौजूद है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का इरादा रखते हैं उसमें पहला पेपरलेस कोर्ट है और दूसरा वर्चुअल कोर्ट है। आज ज्यादातर हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जज की छोटी छोटी टिप्पणी पर लोग कमेंट करते हैं। सीजेआई ने कहा कि YouTube पर हाईकोर्ट की कार्रवाई की कई ऐसी क्लिप्स मौजूद हैं जो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो क्लिप पटना हाईकोर्ट की है जिसमें जज एक IAS अधिकारी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने सही कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। वहीं गुजरात हाईकोर्ट के जज एक वकील से पूछ रहे हैं कि आप अपने केस की तैयारी नहीं करके आई हैं। YouTube पर भी कई मजाकिया चीजें हो रही हैं जिन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है। ये एक गंभीर मसला है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में इसका दूसरा पक्ष दिख रहा है। इसके लिए जज के रूप में हमें ट्रेनिंग की जरूरत है।
क्योंकि कोर्ट में कहीं हमारी हर बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहती है। सीजेआई ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट के सभी जजों को संदेश दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौर में उन्हें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।